तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो लास्ट सैटरडे जो हमने किया, लास्ट टॉपिक था एसी सर्किट हैविंग कैपेसिटर ओनली। सॉल्व करना शुरू कीजिए। आई मीन एवरीवन वाले में आंसर्स लिख दो, बाकियों के लिए ना कंपेयर करना आसान हो जाता है। सॉल्व की तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ खास है भी नहीं। जी शाहिद, फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड। ओके, बाकी लोग सॉल्व करो सब इसको। चलो फाइव के चारों आंसर्स आ गए। तो अगर किसी को हिंट चाहिए तो एक्सी होता है 1/, आई नॉट हो जाएगा E0/XC, IRMS हो जाएगा I0/√। करिए करिए, सॉल्व करिए सब इसे। गुड आफ्टरनून जुनैद, सॉल्व करिए सॉल्व करिए। बस ख्याल रखिएगा माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करने का, ऐसा ना हो कि आप कन्वर्ट करना, माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करना याद रखिए। जी पाएगा पावर में हमेशा π/2 लेंगे, हमेशा पावर में π/2, हमेशा जीरो आएगा। बिल्कुल, कैपेसिटर का सर्किट है अगर, तो हमेशा पावर जीरो आएगी। जी 4 कर दीजिए। बाकी लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, क्वेश्चन तो लिखना शुरू करो। हाँ दिख रहा है मुझे, गलत लिख दिया। चलिए, ठीक है फैजान, फोर्थ पार्ट का आंसर सही है आपका। भाई बाकी लोग जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, बस ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का सोल्यूशन। हाँ फैजान जी। So capacity given है 10 microfarad, so that's 10 into 10 raised to the power minus 6, which is 10 raised to the power minus 5। ओमेगा देखो, यहां से आप ओमेगा देख सकते हैं, ओमेगा कितना है 1000 रेडियन पर सेकेंड। एक्स सी हो जाएगा 1/ω/c, इट्स 1/1000 multiplied by c, which is 10 raised to the power minus 5। तो ये आ गया 1/10 raised to the power minus 2, which is basically 10 raised to the power 2। ये फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट में आपसे कहता है पीक वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट कीजिए। तो देखो ये होती है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ईएमएफ की, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट की जगह 20 आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि जो ई नॉट होगा दैट ई नॉट इज 20। दैट्स ई नॉट के बाद वो आपसे कह रहा है ई नॉट आ गया तो आई नॉट आ जाएगा। आई नॉट इज सिंपली ई नॉट बाई एक्सी। सो ई नॉट XC is 100, so that is 0.2 ampere. Third, I naught के बाद I RMS, it's 0.707 of I naught. It's 0.707. I naught is 0.2. So this much is I RMS. So I RMS is 0.007 into 0.2 ampere. और जो मैंने लास्ट पार्ट दिया है, देखिए एवरेज पावर तो हमेशा जीरो। फोर्थ पार्ट में पावर है पी एवरेज, ये पी एवरेज तो हमेशा जीरो होगा। ई आर एम आई आर एम एस कॉस पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, सिर्फ रिकॉल करने के लिए कि जो हमने सैटरडे किया था उसको हम मंडे मुझे आज जो कराना है वो सारे सर्किट्स का कॉम्बिनेशन कराना है, तो पुराने सारे सर्किट्स आने चाहिए। जो लोग लेट आए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। रब कर दूं ये सब। चल हाँ मान, एसी में किरचॉफ लॉ, इनफैक्ट हमने जो डिराइव किया इंडक्टर वाला किरचॉफ लॉ के ही थ्रू किया था। आप लगा सकते हैं, तो परेशानी वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं मान, किरचॉफ करंट लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है। करेंगे किरचॉफ लॉ भी यूज करेंगे, और जब फ्राइडे तक कराऊंगा जिसमें आपको किरचॉफ लॉ की जरूरत है। चलिए यहाँ तक आप सब लोग लिख चुके हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। सो एक बार जरा पिछला रिकॉल कर लो। मैंने आपको रजिस्टर जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था रजिस्टर में ईएमएफ की अगर इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट सेम फेस में था आई नॉट, और रजिस्टर में आई नॉट होता था ई नॉट बाय आर। फिर मैंने आपको इंडक्टर कराया था। इंडक्टर में मैंने आपसे कहा था कि अगर ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, सो करंट आपका लीड या लैग करेगा, तो करंट को आप लिख सकते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई, नहीं प्लस नहीं था, माइनस लैग। और जब हमने कैपेसिटर किया था तो मैंने कहा था अगर मैं ईएमएफ को ई नॉट साइन ओमेगा टी ले रहा हूं तो आपका करंट हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि ईएमएफ की जगह अगर मैं करंट की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी ले, अगर मैं करंट की जगह लिख दूं इट्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो ईएमएफ होगा दैट ईएमएफ वुड बी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। यहां अगर मैं करंट को लिखता हूं, भाई करंट लीड कर रहा है ना, तो अगर मैं लिखता हूं करंट इज साइन ओमेगा टी तो ईएमएफ लैग कर जाएगा। E is E naught sin omega t minus pi by 2, और I naught को आप लिख सकते हो it's E naught by XL, I naught को आप लिख सकते हो E naught by, ये आपके तीन सर्किट हैं। चलिए इतना लिखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये सब जो आपको कराया मैंने एसी में अब तक, उन सबको जो मैं आगे यूज करूंगा वो ये तीन फैक्ट्स यूज करूंगा।
अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें, अदरवाइज आप ये लिख चुके हैं, सारी डेरिवेशंस आपने करी हुई। हाँ जुनैद, एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस है जो हाँ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एक्सी कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस है, हाँ ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। रब कर दूं इसको। चलिए, सो इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये सारी चीजें आप कर चुके हैं, मतलब जो हमने किया है बस उसको मैंने सम अप कर दिया। चलिए भाई इसको फिर रब करते हैं। सो अब तक हमने पढ़ा क्या, देखो एसी में अब तक हमने क्या पढ़ा है, समराइज करें अगर तो करंट पढ़ा था, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू। करंट के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा सर्किट्स, एसी सर्किट हैविंग रेजिस्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली, इंडक्टर ओनली। अब हमें पढ़ने हैं कॉम्बिनेशंस, कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर तीनों कनेक्ट हो जाए तो सर्किट कैसे सॉल्व होगा। सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर हो, इंडक्टर रेजिस्टर हो, कैपेसिटर इंडक्टर हो, अब कॉम्बिनेशंस देखने हैं आपको सर्किट। तो पहला जो सर्किट मैं आपको करा रहा हूं दैट सीरीज एलसीआर सर्किट। तो पहला कॉम्बिनेशन ये सीरीज एलसीआर। तो सीरीज एलसीआर सर्किट ने एक इंडक्टर लिया, कैपेसिटर कनेक्ट किया, रेजिस्टर कनेक्ट कर, इसे एक एसी सप्लाई से कनेक्ट कर। इंडक्टर इज एल, कैपेसिटर इज सी, रेजिस्टर इज आर। अब देखिए तीनों जो चीजें हैं ना, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड। सीरीज में वोल्टेज तो डिवाइड कर सकता है बट सब में करंट सेम। तो आप लिख सकते हो आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपने करंट की इक्वेशन ले ली, आई इज आई नॉट साइन ओमेगा। अब इन तीनों में इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तीनों में करंट तो सेम जाएगा, तीनों में सेम करंट जाएगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होंगे, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप्स अलग अलग होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, अगर मैं पीक वैल्यूज ही ले लूं, वोल्टेज की पीक वैल्यू ले लूं इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, या पहले अक्रॉस रेजिस्टर, ये सबसे इजी होता है तो आपके लिए कनेक्ट करना थोड़ा आसान होगा। अगर मैं कह रहा हूं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, रेजिस्टर के अक्रॉस पीक वोल्टेज लिख देता हूं, वी नॉट एल हो जाएगा आई नॉट एक्सएल, फर्स्ट इक्वेशन। एक्सएल नहीं होगा, आर होगा। ऐसे ही आप ले लीजिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वी नॉट एल हो जाएगा आई नॉट एक्सएल, इसे सेकंड कह देता हूं। ऐसे ही हम लिख देते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। देखिए ये टोटल 4 डेरिवेशंस हैं, तो मैं एक बार डिफाइन करूंगा सारी क्वांटिटीज, बार बार डिफाइन नहीं करूंगा। टोटल 4 इक्वेशंस हैं आपके पास, तो मैं एक बार डिफाइन करूंगा, बार बार डिफाइन नहीं करूंगा। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, सो दैट्स वी नॉट सी। वी नॉट सी को आप लिख सकते हैं आई नॉट एक्स सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। अब आपको चाहिए टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट।
अब एक चीज और देखो, ये सारे वोल्टेजेस अलग अलग फेस में होते हैं। अगर में करंट लैग करता है तो वोल्टेज लीड करता है। कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो वोल्टेज लैग करता है। रेजिस्टर में दोनों सेम फेस में होते हैं। मुझे यहां तक बताइए, इस इक्वेशन नंबर प्रॉब्लम है किसी को? फिर हम आगे स्टार्ट करें। इक्वेशन नंबर 3 तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, फिर आगे स्टार्ट करें। अच्छा, करंट लीड और लैग, जब मैंने आपको सर्किट्स कराए थे इंडक्टर्स के, तो आपको बताया था कि इंडक्टर में करंट वोल्टेज से π/2 पीछे होता है, तो वोल्टेज π/2 आगे हो जाएगा। अभी जो मैंने रिवाइज कराया था, लिखा था ना, इंडक्टर में अगर करंट की इक्वेशन है I0 sin ओमेगा टी, तो ईएमएफ की इक्वेशन होती है E0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। अगर ये भी क्वेश्चन है कि ये कैसे आया, तो लास्ट लेक्चर एक बार रेफर कीजिए। सो देखो यहाँ पर ईएमएफ में प्लस है, इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, तो ये वोल्टेज है। कैपेसिटर में प्लस की जगह -π/2 आता है, दैट मीन्स कैपेसिटर लैग कर रहा है। रेजिस्टर में सेम फेस आता है, बिल्कुल ओमेगा टी आता है, दैट मीन्स रेजिस्टर सेम फेस में। और अगर ये देखना है ना कि डिराइव होकर लीड लैग कैसे आया, तो लास्ट सैटरडे वाला जो लेक्चर है उसे एक बार देखिए, उस लेक्चर में सारी चीजें दी। अच्छा, तौहीद का क्वेश्चन है, तौहीद सेकंड चैप्टर में ना, सेकंड चैप्टर में आपने जो कुछ भी कैपेसिटर के लिए पढ़ा था, डीसी के लिए था। जो आपने आरसी सर्किट पढ़ा था वो डीसी के लिए था तौहीद, एसी के लिए नहीं, तो रिजल्ट्स मैच नहीं करेंगे। अच्छा, और कोई डाउट किसी का यहाँ तक? मोटप सनाउल, ये लीड लैग याद आ गया? और किसी का कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद आपका काम है सर्किट के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करना। टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। तो सर्किट के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ इतना काम करना है कि इंडिविजुअल वोल्टेजेस आप ऐड कर दो। रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के अक्रॉस जो इंडिविजुअल वोल्टेज आए हैं उन वोल्टेजेस को ऐड कर दो। अब यहाँ एडिशन ना एल्जेब्रिक नहीं हो सकता, फेस की वजह से ये वोल्टेजेस स्केलर एडिशन फॉलो नहीं करते। इन वोल्टेजेस को ऐड करने के लिए आपको वेक्टर एडिशन यूज करना होगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, इन सब में फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस की वजह से स्केलर एडिशन फॉलो नहीं करते। इन्हें ऐड करने के लिए आपको वेक्टर एडिशन यूज करना होगा। तो टोटल वोल्टेज के लिए आप लिख सकते हैं कि टोटल वोल्टेज ई नॉट होगा वी आर प्लस वी नॉट एल प्लस वी नॉट सी। लेकिन ये एल्जेब्रिक एडिशन, ये वेक्टर एडिशन फॉलो करें। बार लगा रहा हूं, ये बार बता रहा है कि आप नॉर्मल एल्जेब्रिकली इन्हें ऐड नहीं कर सकते। असल में जिन क्वांटिटीज में फेज होता है ना, फेजर्स, उन फेजर्स का एल्जेब्रा वेक्टर एल्जेब्रा से मैच करता है। तो उन्हें ऐड करने के लिए आपको वेक्टर लॉस यूज करने होंगे। तो देखिए वेक्टर लॉस में कैसे यूज करेंगे आप। यहां सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन सब फेजर डायग्राम के थ्रू होगा। जी सवाल, जी सवाल है, वही काम करेंगे। अभी मैंने ऐड कहाँ करा, मैंने तो बस लिख कर छोड़ दिया। वही काम करेंगे जो आप कह रही हैं।
देखिए सबका फेजर डायग्राम बनाना है। मान लो ये करंट है आपका आई नॉट, ये आपका करंट है आई नॉट। तो मुझे बताओगे जरा सा, जरा चैट रूम में बताना शुरू कर दो मुझे। इस करंट के साथ मुझे इन चार का फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, वी, वीसी, वीआर और आई का। मुझे बता दो इस करंट के साथ कौन सेम फेस में, वीसी, वीआर और वीएफ। सो ये जो फेजर डायग्राम होगा ये वी आर नॉट हो जाएगा। अच्छा ये क्या होना चाहिए, वीएल या वीसी, ये वाला एरो, ये वाला एरो कौन सा होगा? यस, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लीड कर रहा है तो नॉट है। ये वाला एरो कौन सा होना चाहिए? यस, ये वी नॉट सी होगा। अब आपका काम है तीनों को ऐड करना। तो देखिए वी नॉट एल और वी नॉट सी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, और आप ये भी लिख सकते हो कि वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल। अब आप वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी करोगे या वी नॉट सी माइनस वी, वो डिपेंड करता है किसका वोल्टेज ज्यादा है। तो इसमें दो केसेस बन जाते हैं। एक केस होता है केस वन, वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर्स ज्यादा है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर्स। तो आप लिख सकते हैं कि आई नॉट एक्सएल इज ग्रेटर देन आई नॉट एक्सी। आई नॉट से आई नॉट गया, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, दैट्स केस वन। तो वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी को आप ये लिख दोगे, दिस इज, आप इसे ये तो लिख ही सकते हो ना, दिस इज वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी हो जाएगा। अब देखिए दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, एक वी नॉट आर। ये आ गया। और ये जो रिजल्टेंट जाएगा ये वाला, ये आपका नेट ईएमएफ वी नॉट। अब वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी और वी आर में जो एंगल है वो 90 डिग्री, दो वेक्टर्स में 90 डिग्री एंगल होता है तो ऐसे लिखते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी आ गया, बी की जगह वी नॉट आर आ गया। तो आप लिख सकते हो जो नेट ईएमएफ ई नॉट होगा, इट्स रूट ओवर वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी स्क्वायर प्लस वी नॉट आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। 1, 2 और 3 को 4 में रख दीजिए। चलिए इतना लिख लीजिए। देखिए इब्राहिम, आपके पास चार क्वांटिटीज हैं, करंट, वी आर, वी सी और वी एम। करंट की इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैंने करंट के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये आई नॉट आ गया। वोल्टेज देखिए यहां वी आर और करंट सेम फेस में, तो मैंने वी नॉट आर को उसी डायरेक्शन में लिया जहां करंट था।
इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट के वोल्टेज से लीड कर रहा है। जो भी करंट था उसके अक्रॉस जो वी नॉट आर जो था उस करंट से लीड कर रहा है, तो π/2 मैंने आगे ड्रॉ कर दिया। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लीड नहीं कर रहा है, लैग कर रहा है, π/2 पीछे कर दिया। इब्राहिम ये ऐसे आ गया। इब्राहिम ये क्लियर हुआ या कुछ और पूछना चाह रहे थे? अमान, अमान अब यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, एक वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, और दूसरा हो सकता है जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंडक्टर से ज्यादा है। तो मैं पहला ये केस एज्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है वी नॉट एल वी नॉट सी से ज्यादा हो। वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, दैट मीन्स आई नॉट एक्सएल इज ग्रेटर देन आई नॉट एक्सी, आई नॉट से आई नॉट गया, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, दैट्स पॉसिबल। अब देखो वी नॉट एल और वी नॉट सी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी आ गया, ये रहा वी आर। अब ये दोनों वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी और वी नॉट आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंगल इज 90 डिग्री। वेक्टर्स में एंगल 90 डिग्री होता है तो लिखते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो इट्स सिंपली वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी स्क्वायर प्लस वी नॉट आर, ये नेट ईएमएफ हो जाएगा। अमान, अमान क्लियर हुआ? नहीं सवाल है, ऐसा नहीं कर सकते हम, इक्वेशन से चलते हैं। देखो करंट की इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी एंगल पर करंट लिया हो। यहां मैं वोल्टेज लेकर स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि सब में वोल्टेज अलग जाएगा, बट सभी के अंदर करंट सेम है, इसीलिए मैं करंट से स्टार्ट कर रहा हूं। सवाल आई नॉट साइन ओमेगा टी से स्टार्ट करने का रीजन ये तीनों में सेम करंट जा रहा है, तो करंट का फेजर सेम होगा। अगर आप वोल्टेज लिखने लगे तो सबके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी। तो यहां तक सबने लिख लिया और जो डाउट्स थे वो भी डिस्कस हो गए। अब जब आप ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो नेट ईएमएफ आ जाएगा, नेट ईएमएफ ई नॉट इज रूट ओवर वी नॉट एल which is I naught XL minus V naught C I naught XC square और R का होल स्क्वायर। रूट ओवर आई नॉट, इसमें से देखो आई नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा एक्सएल माइनस सी का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। भाई आई नॉट स्क्वायर पूरा कॉमन ले जाओ, बाहर जाकर आई नॉट हो जाएगा, तो ई नॉट आ गया आई नॉट रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, ई नॉट और आई नॉट को डिवाइड कर दीजिए। ई नॉट और आई नॉट को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए आई नॉट को आप लिख सकते हैं, आई नॉट है ई नॉट बाय आर, दैट्स आई नॉट। आई नॉट इंडक्टर वाले में होता था ई नॉट बाय एक्सएल, तो देखो आई नॉट बाय ई नॉट जब आप लोगे, ई नॉट बाय आई नॉट, इसे आप यहाँ आर लिख सकते हैं, यहाँ ई नॉट बाय आई नॉट को आप एक्सएल लिख सकते हैं, यहाँ ई नॉट बाय आई नॉट को जेड लिखते हैं। ई नॉट बाय आई नॉट को यहाँ जेड लिखते हैं। So z is root over xl minus xc का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
ये जो Z है, इस Z को कहते हैं इम्पीडेंस। इसकी भी SI यूनिट ओम होती है। देखिए इम्पीडेंस कुछ ऐसा है, जैसे कई रेजिस्टर देता था तो आप लिखते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कई कैपेसिटर गिवन होता है तो आप लिखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कई इंडक्टर देगा तो आप लिखते हैं इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। अगर इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर सब कुछ दे दिया तो आप इम्पीडेंस कैलकुलेट करोगे सर्किट, विच इज एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इक्विवेलेंट, ये समझ लो इक्विवेलेंट जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है सर्किट, वो ये इम्पीडेंस है, रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर। अब इसके बाद फेज डिफरेंस देखिए, ये आई नॉट है और ये ई नॉट है। मुझे ये बता दो बस कि कौन लीड कर रहा है। बहुत साफ दिख रहा है कि ईएमएफ करंट को लीड कर रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ईएमएफ करंट को लीड कर रहा है बाय सम एंगल फाई। तो भाई पाई बाय 4 क्यों होगा, मुझे नहीं पता वैल्यू क्या है। वैल्यू तो साइन साइड्स पर डिपेंड करेगी कि पाई बाय 4 होगा, पाई बाय 6 होगा, क्या होगा। तो कैलकुलेट करके देखना होगा फाई। बट इतना जरूर पता है कि लीड कर रहा है। सो ईएमएफ leads current by phase difference phi। ईएमएफ फाई से करंट को लीड कर, ये तो लिख लिया था ना आप लोगों ने। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर करंट की इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इक्वेशन होगी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर ये करंट रहा तो ये आपका ईएमएफ आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये आपकी ईएमएफ की इक्वेशन। अच्छा एक आखिरी चीज और है कि ये फाई कैलकुलेट करना होगा। फाई कैलकुलेट करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल देखो, इसका कुछ नाम देते हैं ना, इसे कुछ नाम दे दो, इसे ओ कह दो, इसे पी कह दो, इस वाले पॉइंट को क्यू कह दो, ओपी क्यू है। इन ट्राइंगल ओपी क्यू टेन फाई कैलकुलेट कर लीजिए। टेन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी के। बेस किसके पैरेलल है, वी नॉट आर के। तो आप लिख सकते हैं इट्स वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी ओवर वी नॉट आर। तो आप लिख सकते हैं tan फाई हो गया वी नॉट एल इज आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी डिवाइडेड बाय आई नॉट आर, कैंसिल हो गया सर। सो tan फाई आ गया इट्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। आपका फाई आ गया tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। तो ऐसे आप फेस डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और इक्वेशंस ऐसे लिखेंगे। इतना लिखिए। यहां तक कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए।
डाउट्स? जेड फिर से बता दूं? अरबाब का जेड, अच्छा। अरबाब देखो, वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होता है अरबाब? रेजिस्टेंस होता है। अगर आप ईएमएफ और करंट को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? रेजिस्टर का सर्किट है, रेजिस्टेंस आ जाएगा, इंडक्टर का है एक्सेल आ जाएगा, कैपेसिटर का है एक्सी आ जाएगा। जुनैद अभी आता हूँ आपके डाउट्स पे, बस ये अरबाब ने कुछ पूछा है वो कवर कर दूं। तो यहाँ जो सर्किट है वो इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर का सीरीज अरेंजमेंट। तो यहाँ ईएमएफ और करंट का जो रेशियो है, ये रेशियो आपको ऑब्स्ट्रक्शन देगा, टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सर्किट, जिसे आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को आप कहते हैं दिस इज द टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इंपीडेंस मींस टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सर्किट। आपका सर्किट टोटल जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है, उस टोटल ऑब्स्ट्रक्शन को आप इंपीडेंस कहेंगे। दैट्स इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, जिसे आप Z से रिप्रेजेंट। इट्स रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये टोटल इंपीडेंस। So Z is root over XL minus XC square plus R square. That's total impedance of it. अरबाब अब समझ में आया? जुनैद लास्ट क्लास में जो आपने ग्राफ बनवाया था उसमें आपने ई नॉट को ऊपर रखा था उसको। जी जुनैद, वहां ई नॉट लीड कर रहा था। जो लीड करता है उसे आगे रखते हैं, जो लैग करता है उसे पीछे। भाई सब यहां तक लिख चुके हैं तो रब कर दूं इसे? चलिए इसको रब कर रहा हूं। अब सेम सर्किट में फेज डिफरेंस के बाद वो आपसे कहेगा करंट की पीक वैल्यू निकालो। तो भाई करंट की पीक वैल्यू होगी ईएमएफ की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। इसी सर्किट में वो आपसे कहेगा करंट की आरएमएस वैल्यू निकालो। आपकी चॉइस है, आप आरएमएस आई नॉट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं ई आरएमएस को जेड से डिवाइड कर दीजिए। लीड और लैग के बाद वो आपसे कहेगा एवरेज पावर निकालिए। सो देखिए यहां एवरेज पावर को इतना ही छोड़ना पड़ेगा, इट्स आरएमएस आई आरएमएस लास्ट स्क्रीन। ओके, सो आई नॉट जो होगा वो ई नॉट बाय जेड लिखा था मैंने। आई आर एम एस ई आर एम एस बाय जेड लिखा था मैंने। और इसके बाद एक चीज और लिखी थी, एंड दैट इज आई नॉट हो गया, आई आर एम एस हो गया, और इसी तरह से एवरेज वैल्यू चाहिए तो ईएमएफ की एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय जेड। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ एवरेज पावर कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए एवरेज पावर जो होगी दैट इज सिंपली ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। फाई की वैल्यू इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर पर डिपेंड करती है, तो मैं यहाँ फाई की कोई फिक्स वैल्यू नहीं रख सकता। एवरेज पावर के बाद एक काम और होता है, वो आपसे कहता है कि इंपीडेंस ट्राइंगल बनाइए।
इम्पीडेंस ट्राइंगल। तो देखिए इम्पीडेंस ट्राइंगल का क्या मतलब है, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं, ये ट्राइंगल ना पावर फैक्टर कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। ये फाइल ले लिया, बेस आपका आर ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया एक्सएल माइनस एक्सी। तो जब आप हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करोगे इट्स पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इट्स रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे आप z कह दीजिए कि ये आपका इंपीडेंस z होता है, दैट्स योर इंपीडेंस z। तो इट्स रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज z, ये एक्सएल माइनस एक्सी और ये आर, इसे कहते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल यूज कर आप बहुत आसानी से पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो पावर फैक्टर आ जाएगा, पावर फैक्टर आपका होगा cos फाई। cos फाई इस ट्राइंगल से देखिए क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप लिख सकते हैं cos फाई r बाय z। हार्दिक इंपीडेंस को z से ही तो रिप्रेजेंट किया है, मतलब मैं z ऐसे ही बनाता हूँ, वरना मेरा ना z और 2 में फर्क नहीं दिखता। मतलब ये जितने मेरे साथ पढ़ रहे होते हैं यूज टू हो जाते हैं इस चीज, मेरे z और 2 में फर्क नहीं पता चलेगा, ये z है, z है। अच्छा चलिए इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसमें केस 2 भी है, वो भी डिस्कस करते हैं। और इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कहीं कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ समझ में नहीं आया। इतना लिखिए, हो जाए तो मुझे बताइएगा। अच्छा, तबस्सुम को इम्पीडेंस नहीं समझ में आया। देखिए तबस्सुम इम्पीडेंस, जैसे रजिस्टर जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है उसे आर कहते थे, इंडक्टर जब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है उसे एक्सएल कहते थे, कैपेसिटर के लिए एक्सी कहते थे। अगर मैं आपको कई रजिस्टर लिखते हैं आर इक्वलेंट, कई इंडक्टर दे दूं तो आप लिखते हैं एल, कैपेसिटर होंगे सी इक्वलेंट। इतनी चीजें याद है तबस्सुम, ये सब इन सब से यूज टू इन सारी टर्म्स के साथ, आर एक्सएल एक्सी आर इक्वलेंट एल इक्वलेंट सी इक्वलेंट। तबस्सुम अब अगर मैं आपको एलसीआर सर्किट दे रहा हूँ, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रजिस्टर भी है, वो भी तो कुछ नेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा, उस ऑब्स्ट्रक्शन को इंपीडेंस कहते हैं, जेड, जो कि कुछ ऐसे आएगा, इट्स रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर। तो बस बस ये चीज, टोटल ऑब्स्ट्रक्शन आर इक्विवेलेंट समझ लो, रजिस्टर के लिए आर इक्विवेलेंट, एलसीआर सर्किट के लिए जेड लिख दो। तब बस अब भी कोई डाउट रह गया तो बताओ मुझे। अमान, ये ट्राइंगल डायग्राम वाले का इक्विवेलेंट है, जैसा वो ट्राइंगल। जी अमान, ये सब चीजें इसी, ये सारी चीजें इसी ट्राइंगल से आ रही है। मैंने एग्जैक्ट तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं पाया अमान, एक बार और बताओ।
ये रुक जाओ, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, मुझे बताना शायद लिखने में ना आ रहा हो। अच्छा हाँ अमान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही अमान, वही वही वाला ट्राइंगल उठाकर मैंने समझ लो यहाँ बना दिया। बस उसमें ये वाली साइड ई नॉट शो कर रही थी, अब ये वाली साइड जेड शो कर रही है। भाई मैंने अनम्यूट कर दिया आप लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बैकग्राउंड साउंड नहीं सुनाएंगे मुझे। चलिए इसको फिर मैं रब कर रहा हूँ। अब इसमें ना एक केस टू और आता है, कहते हैं भाई अगर एक्स सी एक्सएल से ज्यादा है मीन्स वी नॉट सी वी नॉट एल से ज्यादा है, एक्स सी अगर एक्सएल से ज्यादा है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस से बहुत ज्यादा है तो आप क्या, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है देखो, फेजर डायग्राम तो एक बार ड्रॉ करना पड़ जाएगा, बहुत माइन्यूट सा चेंज आएगा, सिर्फ लीड लैग में चेंज आएगा और कहीं कोई चेंज नहीं है। तो ये ईएमएफ था वी आर, ये वी नॉट एल था, ये वी नॉट सी है, ये आई नॉट है, आई नॉट वी नॉट आर एल वी नॉट सी, दिस इज 90, दिस इज 90, वी नॉट आर वी नॉट एल वी नॉट सी, दिस इज 90 और ये भी आपका 90 डिग्री। अब जो नेट आएगा ना वी नॉट सी अगर वी नॉट एल से ज्यादा है तो नेट यहां जाएगा, इट्स वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल। अब आप ऐसे कंप्लीट करोगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, अब ये जो एरो आ रहा है ये बता रहा है नेट ईएमएफ, बहुत क्लियर है कि ये अब लैग कर रहा है। तो देखो मैं सारी चीजें तो नहीं लिखूंगा, बस जहां फर्क आता है वो लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ फर्क आता है फेज डिफरेंस में और कहीं नहीं, बाकी सारे फॉर्मूले सेम रहते हैं, सिर्फ फेज डिफरेंस में डिफरेंस आएगा। अब ईएमएफ लीड नहीं कर रहा, लैग कर रहा है, ईएमएफ lags by current by phase difference phi। तो अगर करंट की इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो अब ईएमएफ की इक्वेशन होगी ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, दैट्स द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, इट्स ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये ईएमएफ की इक्वेशन। आप इसका फेजर डायग्राम तो नहीं, आप टेन फाइव निकाल सकते हैं, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल के, नाम रख देते हैं कुछ ट्राइंगल का, ओ रख देते हैं, पी रख देते हैं, इसे क्यू कह देते हैं, तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, टेन फाइव आपका हो जाएगा, टेन फाइव इज वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल डिवाइडेड बाय वी नॉट आर, टेन फाइव को आप लिख सकते हैं टेन फाइव इज I naught xc minus I naught xl divided by I naught r. So V naught r.
आई नॉट कैंसिल हो गया कॉमन लेकर, tan फाई आ गया एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। सो फाई आ गया tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय। tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। ऐसे आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल अदर पैरामीटर्स आर सेम। ऑल अदर तो मैं लिख ही नहीं रहा, सब सेम है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैरामीटर्स इतना लिखिए और मुझे बताइए अगर यहाँ कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं अटक रहा है कुछ। मैंने अनम्यूट किया हुआ है, तो माइक यूज करिए अपना, बताइए मुझे अगर टाइप नहीं करना चाह रहे। एलसीआर समझ में आ गया ना, तो आगे के आप खुद करते चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अमान उसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, आपको सी ओमेगा एल सब कुछ दिया हुआ होगा जब न्यूमेरिकल आएगा, तो आप कैलकुलेट कर लोगे। एक्सएल इज ओमेगा एल, एक्सी इज 1/ओमेगा सी, तो नंबर्स आपको बता देंगे। हाँ बट बजाज एक्सएल माइनस एक्सी और एक्सी माइनस एक्सएल के होल स्क्वायर में कोई फर्क है बजाज? अगर मैं एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर करूं और एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर करूं, स्क्वायर से। चलो गुड कि तुमने कैलकुलेट करा स्क्वायर से। ये अच्छी आदत होती है, किसी की बात ना मानो, कैलकुलेट करके देखो। भाई सब लिख ले, बताइए मुझे डाउट है तो डाउट बताओ, फिर रब करते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं साथ में, क्योंकि अभी 2 सर्किट और सॉल्व कर। चलिए सबने लिख लिया, इसको रब करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, एक बेसिक सी प्रॉब्लम लेते हैं। पहला है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर resistor and capacitor are तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वी नॉट एल है 20 वोल्ट, वी नॉट सी है से 10 वोल्ट, वी नॉट आर है 5 वोल्ट। आपको कैलकुलेट करना है टोटल वोल्टेज। भाई ये मैं नहीं करूंगा, ये आप करेंगे। बताइए मुझे टोटल वोल्टेज कितना है। चैट रूम में लिखना शुरू कर दो, जल्दी से आंसर ऐड ही तो करना है, जल्दी से बता दो कितना है। मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि सबके आ जाए आंसर। 61 स्टूडेंट्स हैं, 61 के 61 आंसर। चलिए उस्मा का कुछ आंसर आया, का आया। अभी दानिश, उसका 5
द करेक्ट आंसर. अब सबका 5√5 आ रहा है. 5√5 इज द करेक्ट आंसर. देखो एक कॉमन मिस्टेक होती है, कुछ लोग ना ऐड कर देते हैं 20 प्लस 10 प्लस 5. 35 नहीं होगा, एल्जेब्रिकली ऐड नहीं होगा, फेजर्स है. ई नॉट आएगा रूट ओवर वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी स्क्वायर प्लस वी नॉट आर स्क्वायर. 20 minus 10 square plus 5 square. It's 100 plus 25. 125. 5√5. 5√5. तो ये EMF है. EMF is 5√5. चलिए रब कर दूं इसको. चलो सबने लिख लिया इसको. इसे रब कर रहा हूं मैं. Next question is a series LCR circuit having C equal to 100 microfarad, L equal to 10 millifarad, and resistance R equal to 100 ohm. 10 are connected in series to an AC supply E equal to 20 sin 100. ये AC सप्लाई दी. पहला काम है कैलकुलेट फर्स्ट इम्पीडेंस. सेकेंड पार्ट पीक वैल्यू ऑफ करंट. थर्ड पार्ट इक्वेशन ऑफ करंट. फोर्थ पार्ट पावर फैक्टर. फिफ्थ पार्ट एवरेज पावर. एवरेज पावर. क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं इसे रब कर दूंगा. आप लोग अपना सॉल्व करते रहिए. जिसे नहीं आ रहा उसके लिए मैं बोर्ड पर सॉल्व कर ही रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, मैं फौरन रब कर दूंगा.
दिखा लीजिए। चलिए मैं इम्पीडेंस, करंट, इक्वेशन, पावर, एवरेज। सो अगर किसी से नहीं हो रहा तो बोर्ड पे देखो, बाकी तो इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है सब कर ही रहे होंगे। पहले तो ये ना सबको एसआई में कन्वर्ट कर लो। C given है 100 माइक्रोफेरेड, तो 100 into 10 raised to the power minus 6, 10 raised to the power minus 4। अच्छा, L 10 मिली हेनरी, 10 into 10 raised to the power minus 3, 10 raised to the power minus 2। R है 10 ओम। XL कैलकुलेट कर लो, ओमेगा L होता है, ओमेगा 100 है, यहाँ दिया ना ओमेगा, ये 100 रेडियन पर सेकेंड। मैं भी चेक करूंगा ना, आप लोग लिखते रहिए, मैं एक बार सॉल्व कर लूं। सो ओमेगा इज 100, L is 10 raised to the power minus 2, it's 1. 1 by omega C, it's 1 by omega, that's 100 into C, which is 10 raised to the power minus 4. So 10 raised to the power minus 4 into 10 raised to the power 200. Resistance R आ गया 10। फर्स्ट पार्ट में Z पूछ रहा है, Z is root over, अब देखो XC ज्यादा है। अमान आप पूछ रहे थे ना कैसे पता चलेगा कौन सा केस चूज करना है, तो यहाँ XC ज्यादा आ गया, XC is greater than XL। फर्स्ट पार्ट में इंपीडेंस चाहिए। भाई देखो कोई ऐसा ना हो जो सिर्फ कॉपी कर रहे हो, आप अपनी कैलकुलेशंस करिए, आपको लगे कहीं आप अटक रहे हैं तो बोर्ड पर देख लीजिए। 100 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये 99 स्क्वायर प्लस 100 हो जाएगा। मैं इसको कैलकुलेटर से कर ही लेता हूँ प्रॉपर। 99 into 99 प्लस 100 और इसका रूट, अरे 99 into 99 प्लस 100, 990, तो 99.5 आ रहा है। रेजिस्टेंस 100 था या फिर 10 था? अमीन कह रहा है 100 था। 100 दिया था, 10 दिया था मैंने? 10 दिया था। अमीन हो सकता है तुमसे लिखने में गड़बड़ हुई हो। पीक वैल्यू ऑफ करंट होगा पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। ईएमएफ की पीक वैल्यू है 20, इंपीडेंस है 99.5। इक्वेशन ऑफ करंट के लिए आपको पता है XC इज ग्रेटर देन XL, तो ईएमएफ लैग करेगा, मींस करंट लीड करेगा। ये लिखवाया था ना, देखो अगर XC इज ग्रेटर देन XL है तो मैंने ये लिखवाया था EMF लैग्स करंट बाय 5। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करंट लीड्स EMF बाय 5। आप उसको ऐसे लिख सकते हो, करंट लीड्स EMF बाय 5।
करंट ईएमएफ को फाई से लीड कर जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ईएमएफ की अगर इक्वेशन है 20 साइन 100t, तो करंट की इक्वेशन होगी 20 नॉट 20 आई नॉट साइन 100t प्लस फाइव। आई नॉट तो पता है कितना है, फाइव निकालना है। tan फाइव कैलकुलेट कर लीजिए, एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। XC is 100, XL is 1, R is 10. tan phi आ गया 9.9, phi आ गया tan इनवर्स 9. अब अगर यार ये phi भी आ गया तुम्हारे पास, रख दो सारी वैल्यूज। करंट आ गया, आई नॉट था, आई नॉट कितना आया 20/99.5 साइन 100t प्लस फाइव। फाइव आप जानते हैं फाइव कितना है, फोर्थ पार्ट। पावर फैक्टर पूछ रहा है, cos फाइव होता है r बाय जेड, r 10 है, z 99.5 है, ये पावर फैक्टर आ गया। एवरेज पावर होता है ERMS, IRMS, cos फाइव, वैल्यूज रख दीजिए सारी। ERMS is E naught by root 2, IRMS is I naught by root 2 multiplied by cos phi। तो E naught कितना है 20 by root 2, 1 by root 2, I2 is 20 by 0.99.5 और ये 10 by 99.5, ये पावर फैक्टर आ गया। चलिए इतना बताइए मुझे, इसमें कोई परेशानी है या नहीं? ये तो बस एक्सी माइनस एक्स नहीं बचे। देखो ये तो सिर्फ इसलिए कि आप सीख जाएं, मतलब ये इतना सिंपल आपसे कोई पूछ नहीं रहा। इतना लिख चुके हो तो मुझे बताइएगा कुछ और सर्किट्स हैं जो बिल्कुल इसी तरह से हो। भाई इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ जोएब, फाई आप वहां से भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब आपको ऑप्शंस गिवन होंगे ना, तो यूजुअली वो टैन की फॉर्म में गिवन होंगे। अगर कॉस इनवर्स की फॉर्म में है तो आप निकाल लीजिए, कोई परेशानी नहीं। चलिए रब कर दूं ये सब। चलिए भाई इसको रब करो। नेक्स्ट देखिए, एलसीआर सर्किट हो गया। अब देखो सर्किट देखो, देखो अब बहुत आसान है, बहुत तेजी से जा सकते हैं। बस कैपेसिटर हटा दो बीच में से, आरएल सर्किट हो जाए। अब
तो मैं बहुत तेजी से करूँगा। अगर पिछला वाला सर्किट समझ में आ गया तो ना समझ में आने की कोई वजह ही नहीं। सिर्फ कैपेसिटर हटा देना, रिजल्ट भी सेम आ जाएगी। इंडक्टर, रेजिस्टर, आपने करंट दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों में करंट सेम फेज में। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, रेजिस्टर में वोल्टेज सेम फेज में रहता है। तो ही पैरेलल हम पढ़ेंगे, पैरेलल एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है आपको जेई देना है तो वहां जरूरत पड़ेगी। बट एक बार मैं इसे कंप्लीट कर दूं फिर हम आएंगे पैरेलल पर आएंगे। दिस इज आई नॉट, वी नॉट एल, वी नॉट सी, वी नॉट आर, ये 90, आई नॉट, वी नॉट आर, वी नॉट एल, वी नॉट सी, ये आ गया। सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टर दिए हुए, दोनों को ऐड कर दीजिए, नेट जो ईएमएफ हो जाएगा टोटल ईएमएफ। बस कैलकुलेशन सेम है, बस इतना समझ लीजिए आपने कैपेसिटर वाला पार्ट हटा दिया। ई नॉट होगा रूट ओवर वी नॉट एल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर स्क्वायर। वी नॉट एल को आप लिख दीजिए रूट ओवर आई नॉट एक्स एल स्क्वायर प्लस आई नॉट आर स्क्वायर। आई नॉट कॉमन ले जाइए तो ई नॉट आ जाएगा आई नॉट रूट ओवर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट बाय आई नॉट आ जाएगा रूट ओवर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ई नॉट बाय आई नॉट को जेड लिख दीजिए, जेड आ जाएगा रूट ओवर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस इतना आ गया कि वहां से आपने एक्सी हटा दिया, आई नॉट आ जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाय जेड। ये नेट ईएमएफ का डायरेक्शन हो जाएगा। बहुत साफ दिख रहा है कि ईएमएफ लीड कर रहा है बाय सम एंगल ऑफ फाई। तो जब आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो इसमें ये साफ दिख रहा है कि ईएमएफ दैट्स ई नॉट, ईएमएफ लीड्स करंट बाय फाई। फेज डिफरेंस फाई से ईएमएफ करंट को लीड कर रहा है। तो आप यहां से लिख सकते हैं, अगर करंट की इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर मैं लिख रहा हूं करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, सो ईएमएफ हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। टेन फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप लिख सकते हैं टेन फाई हो जाएगा इट्स वी नॉट आर डिवाइडेड, नहीं वी नॉट आर होना, वी नॉट एल, बस वी नॉट सी हट जाएगा यार, वी नॉट एल बाय वी नॉट आर। और आप इसे सॉल्व करना चाहो, वी नॉट एल को लिख दो आई नॉट एक्सएल, आई नॉट आर हो जाएगा आई नॉट आर, आई नॉट ने आई नॉट कैंसिल कर दिया, टेन फाई आ गया एक्सएल बाय आर। टेन फाई के बाद नेक्स्ट हो जाएगा फाई आ जाएगा tan इनवर्स
XL डिवाइडेड बाय R। इसी तरह से पावर फैक्टर भी यहाँ R बाय Z होगा। cos phi will be R divided by Z। एवरेज पावर भी आप लिख सकते हैं, P एवरेज आ जाएगा ERMS IRMS cos phi। चलो गुड, जल्दी से इतना लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। सर एक बार जो आपने Z उसके नीचे लिखा है सर, एक बार I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय 2, सर एक बार वो बताएगा वो कहाँ से आएगा? E नॉट बाय Z करंट होता है ना, EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ ठीक है। जल्दी लिख लो, फिर RC सर्किट भी ऐसी होता है, उसे भी वाइंड अप कर देंगे। सब लिख चुके हैं, वेरी गुड। अब देखिए RL की जगह RC सर्किट, बड़ा माइन्यूट चेंज, RC। भाई कोई ऐसा तो नहीं जिसे ना समझ में आ रहा हो? अगर LCR समझ में आ जाता है तो इसमें परेशानी नहीं आती, इसमें थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ। कोई ऐसा तो नहीं जिसे डाउट हो, इसमें ना समझ में आया हो? सबका क्लियर है? देखिए कैपेसिटेंस C, ये रेजिस्टेंस R, ये पावर सप्लाई I इज I नॉट साइन ओमेगा T। सो दोनों में करंट सेम जा रहा है, ये करंट I और ये करंट I। कैपेसिटर में वोल्टेज लीड करेगा, तो आप लिख सकते हैं इट्स V नॉट C। वोल्टेज लीड कहाँ करता है? वोल्टेज तो लैग करता है। रजिस्टर में V नॉट R होगा। फेजर डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और ये आपका रेड से मैंने करंट शो कर दिया, करंट। So this is I naught, this is V naught R, this is V naught C. Angle between them is 90 degree। ये आपने कंप्लीट किया। This is the net EMF E naught। तो बस यार देखो इतना चेंज आना है, L की जगह C हो जाएगा और कहीं कोई चेंज नहीं है। L की जगह C आता चला जाएगा। और बस ये होगा, EMF लीड नहीं करेगा, EMF लैग कर जाएगा। तो प्लस फाइ नहीं आएगा, माइनस फाइ। जल्दी से इसे भी लिख डालो, खत्म हो गया ये भी।
जल्दी से इसे भी लिख डालिए। चलिए, जिन लोगों ने लिख लिया वो छोड़, आज बस इतना ही था। तो वेडनेसडे से कंटिन्यू करें, इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह